हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइब्रेरी साइंस में। आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और इसमें क्या दिया गया थोड़ा सा देखते हैं। इसमें जो है आज का चैप्टर जो है पुस्तकालय सहभागीकरण, अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप के बारे में पढ़ना है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा। जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय अपने संसाधनों, कर्मचारियों और सेवाओं को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं तो इसे पुस्तकालय सहभागीकरण या संसाधन सहभागिता, रिसोर्सेज शेयरिंग कहा जाता है। इसका मूल मंत्र एक के लिए सब और सब के लिए एक है। ज्ञान विस्फोट, नॉलेज एक्सप्लोशन। प्रकाशनों की बढ़ती संख्या और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कोई भी पुस्तकालय आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए पाठकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागीकरण आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इससे पहले पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय सहकारिता के नाम से भी जाना जाता था। जी जेफरसन ने कहा था कि सहकारी ग्रंथार्जन कोऑपरेटिव इक्विजिशन का पूरक अंतर पुस्तकालय ऋण, इंटर लाइब्रेरी लोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय सहभागीकरण का उद्देश्य एवं आवश्यकता, यानी कि इसका उद्देश्य और आवश्यकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। उद्देश्य जो है पुस्तकालय के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उपलब्ध संसाधनों की संख्या और उन तक पहुंच में सुधार करना, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करके पुस्तकालय की प्रभावशीलता को बढ़ाना, प्रलेखों की बढ़ती कीमतों और पुस्तकालयों के सीमित बजट के बीच संतुलन बनाना, पाठकों की विविध रुचियों और विशिष्ट सूचना मांगों को पूरा करना। आवश्यकता देखते हैं, उद्देश्य तो पढ़ लिए, आवश्यकता अब देखते हैं। यह डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और तीसरे सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले की पूर्ति करता है। साहित्य के विस्फोटक वृद्धि, विषयों के विशिष्टीकरण और सूचना की बढ़ती मांग के कारण यह अनिवार्य हो गया है। अधिकांश पुस्तकालयों में धन, स्थान और कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। पुस्तकालय सहभागीकरण के लाभ एवं बाधाएं क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाभ में देखते हैं क्या है। मितव्ययिता, संसाधनों की अनावश्यक पुनर्खरीद से बचकर खर्च कम किया जा सकता है। उपयोगकर्ता संतुष्टि, पाठकों को व्यापक संसाधन उपलब्ध होते हैं जिससे उनकी संतुष्टि बढ़ती है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक पाठकों द्वारा उपयोग संभव होता है। चलिए बाधाएं क्या है देखते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधा, बड़े पुस्तकालयों पर अधिक भार पड़ना और छोटे पुस्तकालयों द्वारा अपनी स्वायत्तता खोने का डर। वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधा, अपर्याप्त धन, जटिल प्रक्रियाएं और प्रशासनिक सहयोग की कमी। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तकनीकी और संचार बाधा, सुयोग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, संचार माध्यमों की कमी और पुस्तकालयों के बीच भौगोलिक दूरी। असंगठित संग्रह, पुस्तकालयों में अपर्याप्त संग्रह का होना भी एक बड़ी बाधा है। पुस्तकालय सहभागीकरण का स्तर, संसाधन सहभागिता निम्नलिखित स्तरों पर की जा सकती है। पहला जो है स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, दूसरा क्षेत्रीय यानी रीजनल लेवल पर, तीसरा राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर, चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं पुस्तकालय सहभागीकरण के स्वरूप और प्रमुख गतिविधियां के बारे में जानते हैं। पुस्तकालय सहभागीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सहकारी ग्रंथ भंडारण, कोऑपरेटिव स्टोरेज, कम उपयोग में आने वाली सामग्रियों को एक केंद्रीय भंडार गृह में रखा जाता है ताकि पुस्तकालयों में स्थान की बचत हो सके। सहकारी एवं केंद्रीय अर्जन, कोऑपरेटिव एंड सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन, सहकारी अर्जन, इसमें शामिल पुस्तकालय अलग अलग विशिष्ट विषयों पर सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी लेते हैं जिससे दोहराव से बचा जा सके। केंद्रीकृत अर्जन, एक केंद्रीकृत एजेंसी सभी सदस्य पुस्तकालयों के लिए सामग्री का कार्य करती है। सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, समय और श्रम बचाने के लिए सभी पुस्तकालयों के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा सूचीकरण का कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ सूची, यूनियन कैटलॉग के बारे में पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो यह बताती है कि कौन सी सामग्री किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। अगला देखते हैं। अंतर पुस्तकालयीन आदान प्रदान, इंटर लाइब्रेरी लोन, यह सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसमें एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से अपने पाठक के लिए ग्रंथ या प्रलेख उधार लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। पाठकों को एक दूसरे के पुस्तकालय उपयोग करने की सुविधा देना, कर्मचारियों का आदान प्रदान करना जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़े, पुस्तकालय सेवाओं का मिलकर प्रचार प्रसार करना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। भारत में संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क। भारत में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नेटवर्कों की स्थापना की गई है। प्रमुख नेटवर्क में इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, NICNET और ERNET शामिल है। INS डॉक और अबनिस्केयर और नेस्डॉक जैसे संगठनों ने विभिन्न विषयों में संघ सूची यूनियन कैटलॉग तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, इफ्ला और FID जैसे संगठन संसाधन सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं। कंप्यूटरीकृत नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क तकनीक ने संसाधन सहभागिता को एक नई दिशा दी है। नेटवर्क के माध्यम से कोई भी पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय के ऑनलाइन कैटलॉग ओपैक को देखकर वांछित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसी के साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है, चलिए देखते हैं। पहला जो है, ज्ञान विस्फोट और उपयोगकर्ताओं के विभिन्न मांगों के कारण किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो 1 का आपका आंसर हो जाएगा C, पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है, पुस्तकालय सहभागीकरण का मूल मंत्र क्या है। तो आपका 2 का हो जाएगा B, एक के लिए सब और सब के लिए एक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। जेफरसन के अनुसार सहकारी ग्रंथार्जन का पूरक क्या है। जेफरसन के अनुसार सहकारी ग्रंथार्जन का पूरक क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C, अंतर पुस्तकालय ऋण। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालयों द्वारा पारस्परिक लाभ के लिए सूची उत्पादन के कार्य में सहभागिता करना क्या कहलाता है। तो 2 का आपका हो जाएगा C, सहकारी सूचीकरण। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण क्या है। तो 4 का हो जाएगा आपका 4 3 4 5 5 का हो जाएगा आपका 5 का आपका हो जाएगा आंसर A, संघ सूची यूनियन कैटलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संगठन ने वैज्ञानिक अनुक्रमिक प्रकाशनों की संघ सूची का संकलन किया है। तो आपका हो जाएगा 6 का हो जाएगा D, इंसडॉक ने किया है। 7 नंबर देखते हैं, भारत में डेलनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। तो 7 का आपका अवसर हो जाएगा A, राष्ट्रीय नेटवर्क हो जाएगा। एलन केट ने कंप्यूटर नेटवर्क की किस नवीन व्यवस्था के संचार की संरचना प्रस्तुत की थी। तो आपका हो जाएगा 8 का हो जाएगा B, स्कीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय सहभागीकरण का इनमें से कौन सा एक लाभ है। तो 9 का हो जाएगा आपका A, मितव्ययिता। चलिए अगला देखते हैं, पुस्तकालय सहभागीकरण में एक प्रमुख बाधा क्या है। तो 10 का हो जाएगा B, अपर्याप्त धन। नेस्डॉक द्वारा इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 11 का हो जाएगा B, 1988 में। पुस्तकालय सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक स्वरूप किसे माना जाता है। 12 का हो जाएगा आपका C, अंतर पुस्तकालयीन आदान प्रदान। चलिए 13 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने उपयोगी पाठ्य सामग्री के संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो आपका 13 का हो जाएगा 13 का आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका A, पुस्तक खत्ती या पुस्तक आगार। 14 नंबर देखते हैं, किस प्रकार के अर्जन में केंद्रीय पुस्तकालय अपनी शाखाओं के लिए ग्रंथार्जन करता है। तो आपका हो जाएगा 14 का हो जाएगा C, केंद्रीकृत अर्जन। 15 नंबर देखते हैं, इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है। तो 15 का हो जाएगा आपका B, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। चलिए 16 नंबर, किस स्तर पर पुस्तकालय सहयोग में विभिन्न देशों के पुस्तकालय शामिल होते हैं। तो 16 का हो जाएगा आपका D, अंतर्राष्ट्रीय स्तर।
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख कार्यक्रम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी है? तो 17 का हो जाएगा आपका बी, इफ्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कौन से 2 सूत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सहयोग आवश्यक है? तो 18 का हो जाएगा बी, द्वितीय और तृतीय सूत्र। 19 नंबर देखिए, पुस्तकालयों में कम उपयोग की जाने वाली या अप्रचलित पाठ्य सामग्री को एक केंद्रीय स्थान पर रखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो 19 का हो जाएगा आपका सी, सहकारी भंडारण। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मुद्रित सूची पत्रक प्रदान किस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है? तो 20 का हो जाएगा बी, सहकारी सूचीकरण। 21 नंबर, अंतर पुस्तकालयीन आदान प्रदान हेतु कौन सा उपकरण विभिन्न पुस्तकालयों में वांछित पाठ्य सामग्री के स्थान का निर्धारण करता है? तो 21 का हो जाएगा ए, संघ सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में ICSSR एवं JNU के संयुक्त तत्वाधान में कौन सा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 22 का हो जाएगा आपका डी, नेस्टॉक। पुस्तकालय कर्मियों का एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में आदान प्रदान किस प्रकार की सहभागिता का हिस्सा है? तो 23 का हो जाएगा आपका बी, कार्मिक संसाधन सहभागिता। चलते अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी अधिक उपादेय होती है, यूजफुल होती है? तो 24 का हो जाएगा आपका सी, स्टार नेटवर्क टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं, पुस्तकालय विपणन लाइब्रेरी मार्केटिंग किस प्रकार की सहभागिता का एक हिस्सा है? तो 25 का हो जाएगा सी, पुस्तकालय प्रचार प्रसार में सहभागिता। आंसर भी दिया गया है। तो चलिए अगला चैप्टर हम लोग देते हैं 11 नंबर, चैप्टर नंबर 11 है आपका, और इसमें जो है पढ़ना है हम लोगों को पुस्तकालय विस्तार कार्य। पुस्तकालय विस्तार कार्य के बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलिए उसको थोड़ा सा चलिए, प्रस्तावना और परिभाषा, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन क्या है देखते हैं। पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय की सेवाओं और पठन सामग्री को उन लोगों तक पहुंचाना है जो किसी कारण जैसे दूरी, बीमारी या अन्य बाधा पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसे पुस्तकालय प्रसार कार्य, लाइब्रेरी आउटरीच भी कहा जाता है। इस सेवा का आरंभ संयुक्त अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ था। परिभाषा, LR मैकाल्विन के अनुसार पुस्तकालय द्वारा पठन सामग्री और सेवाएं ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान करना जो सामान्यतः पुस्तकालय की सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन सभी प्रयासों को शामिल करता है जिनसे पुस्तकालय के कार्य का विस्तार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता, नीड फॉर लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क, पहुंच का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्गम स्थानों, जेलों में बंद कैदियों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों जैसे लोगों तक पुस्तकालय सेवाएं पहुंचाना। दूसरा हो जाएगा रंगनाथन के सूत्र की पूर्ति, यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन का द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले को सार्थक करता है। तीसरा सामाजिक विकास, समाज को ज्ञानी समाज बनाने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। चौथा साक्षरता को बढ़ावा, यह साक्षरता, नव साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क, प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का उचित संग्रह होना चाहिए। पाठकों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पठन सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में योग्य, कुशल और विद्वान और लेख सेवा की भावना रखने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को आवश्यक सूचना और सेवा प्रदान करनी चाहिए तथा मौजूद सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। पुस्तकालय विस्तार कार्य का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क, पुस्तकों और सूचना को लोगों तक पहुंचाना, पुस्तकालय को एक सामाजिक केंद्र बनाना, उन नागरिकों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय को उपयोग नहीं करते हैं और उनको पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना। साक्षरता, नव साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, स्थानीय सरकारों को पुस्तकालय संबंधी क्रियाओं को में सहायता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य के स्वरूप और कार्यक्रम, फॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। पुस्तकालय विस्तार कार्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, आंतरिक विस्तार कार्य या पुस्तकालय के साधारण कार्यों की तरह विस्तार होता है। इसके अंतर्गत भाषण, फिल्म प्रदर्शन, पुस्तक प्रदर्शनियाँ, बच्चों और बड़ों के लिए संगीत और नाटक जैसी गतिविधियाँ पुस्तकालय परिसर के अंदर आयोजित की जाती हैं। बाहरी कार्य क्या है देखते हैं, बाहरी विस्तार कार्य, पुस्तकालय की सेवाओं को परिसर से बाहर विशेषकर दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम
कार्यक्रम देखते हैं। शाखा पुस्तकालय ब्रांच लाइब्रेरी 25,000 से 50,000 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए शाखाएं खोली जाती हैं। चल पुस्तकालय मोबाइल लाइब्रेरी अब सबसे प्रभावशाली बुद्धि है। इसमें साइकिल, रिक्शा, वैन, नाव आदि के माध्यम से पुस्तकें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं। डाक और टेलीफोन द्वारा सेवा, डाक के माध्यम से पुस्तकें भेजना और टेलीफोन पर सूचना प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पुस्तक प्रदर्शनियाँ, तो पाठकों को आकर्षित करने के लिए विशेष विषयों, त्योहारों और व्यक्तियों पर आधारित प्रदर्शनियाँ लगाना। नाटक और फिल्म, इनके प्रदर्शन से सभी पाठकों तक पुस्तकालय की सामग्री पहुंचाने में मदद मिलती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नवीन तकनीक और पुस्तकालय विस्तार कार्य, न्यू टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ने पुस्तकालय विस्तार सेवा का स्वरूप बदल दिया है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक ई बुक्स और ई जर्नल्स के माध्यम से पाठक घर बैठे ही पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट ने दुनिया भर की सूचना तक पहुंच को सुलभ बना दिया है, जिससे विस्तार सेवाओं को बहुत लाभ मिला है। भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क इन इंडिया। भारत के कई सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में विस्तार कार्य का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उदाहरण। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय एक प्रमुख निकाय है जिसकी कई शाखाएं, उप शाखाएं और चल पुस्तकालय है जो विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF भी पुस्तकालय प्रसार सेवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। कर्नाटक विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालय भी क्षेत्रीय विकास के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। पुस्तकालय विस्तार कार्य की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। वित्तीय सहायता, विस्तार सेवाएं केंद्रीय पुस्तकालय की सेवा की तुलना में अधिक महंगी होती है। प्रबंधन, इन सेवाओं का प्रबंधन करना एक जटिल कार्य है। निष्कर्ष, समस्याओं के बावजूद एक सुयोग्य पुस्तकालय और सूचना सेवा का महत्वपूर्ण अंग है और सर्व साक्षरता अभियान जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। पुस्तकालय विस्तार कार्य का संचालन सर्वप्रथम किन देशों में किया गया? तो आपको सबसे पहले किया गया था 1 के बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में। पुस्तकालय द्वारा पठन सामग्री और सेवाएं ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान करना जो कि समानता पुस्तकालय की सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? 2 का बी, LR मैककाल्विन। पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 का हो जाएगा सी, उन लोगों को सेवा प्रदान करना जिनके केंद्रीय पुस्तकालय तक पहुंचना कठिन है। डॉक्टर रघुनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय को पाठक के पास ले जाने की मांग करता है और जो विस्तार सेवा का आधार है? तो 4 का आपका सी हो जाएगा। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक उसको उसका पाठक मिले। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय विस्तार कार्य का सिद्धांत है? जैसा कि मैककाल्विन ने बताया है। 5 का हो जाएगा सी, प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों का उचित संग्रह होना। विस्तार सेवा के संभावित पाठक वर्ग में कौन शामिल है? तो 6 का हो जाएगा सी, स्त्रियां, वृद्ध, रोगी, नेत्रहीन और कैदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विस्तार कार्य के 2 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? 7 का हो जाएगा सी, आंतरिक और बाह्य। निम्नलिखित में से क्या आंतरिक विस्तार सेवा का एक उदाहरण है? तो 8 का हो जाएगा सी, पुस्तकालय भवन के भीतर पुस्तक प्रदर्शनी लगाना। चल पुस्तकालय मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की विस्तार सेवा का उदाहरण है? तो 9 का हो जाएगा बी, बाह्य विस्तार सेवा। कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए शाखा पुस्तकालय ब्रांच लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया जाता है? तो 10 का हो जाएगा डी, 25,000 से 50,000 या अधिक। दूर दराज के उन स्थानों पर जहां शाखा पुस्तकालय खोलना संभव नहीं है, कौन सी सेवा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? तो 11 का ए, चल पुस्तकालय सेवा। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा बताए गए विस्तार सेवा के तरीकों में से एक क्या है? तो 12 का हो जाएगा बी, कहानी पाठ और उत्सवों का आयोजन। 13 नंबर देखते हैं। किस नई तकनीक की सहायता से पाठक घर बैठे ही ऑनलाइन पुस्तकालय सूची ओपैक का उपयोग कर सकते हैं? तो 13 का हो जाएगा आपका सी, इंटरनेट। भारत में किन विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार सेवा प्रदान करने का उल्लेख इस इकाई में किया गया है? तो 14 का हो जाएगा बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय निकाय के विस्तार सेवा नेटवर्क में क्या क्या शामिल है? तो 15 का हो जाएगा सी, प्रमुख पुस्तकालय, शाखाएं, उप शाखाएं और चल पुस्तकालय। पुस्तकालय विस्तार कार्य के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो 16 का हो जाएगा आपका सी, वित्तीय समस्या, अधिक खर्चीला होना। 17 नंबर देखिए, पुस्तकालय विस्तार कार्य को और किस नाम से भी जाना जाता है?
तो 17 का हो जाएगा सी, पुस्तकालय प्रसार कार्य। कौन सी संस्था भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रसार को प्रोत्साहन दे रही है? तो 18 का हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान। पुस्तक डिपॉजिट केंद्र, डिपॉजिट सेंटर कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए होते हैं? तो 19 का हो जाएगा ए, 1000 से 5000। आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता का एक प्रमुख कारक क्या है? तब 20 का आपका हो जाएगा ए, सूचना पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार। पुस्तकालय को बौद्धिक साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना किस कार्य का उद्देश्य है? 21 का हो जाएगा आपका सी, पुस्तकालय विस्तार कार्य। चल पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए किन वाहनों का उपयोग किया जा सकता है? 22 का आपका हो जाएगा सी, साइकिल, रिक्शा, गाड़ी, नाव आदि। नेत्रहीनों, अपंगों और महिलाओं जैसे विशेष वर्गों के लिए कौन सी विस्तार सेवा अत्यंत उपयोगी है? 23 का हो जाएगा सी, डाक एवं टेलीफोन द्वारा पुस्तकालय सेवा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर, शाखा पुस्तकालय प्रणाली का एक लाभ यह है कि पुस्तकों का तकनीकी कार्य जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण कहाँ किया जा सकता है? तो 24 का हो जाएगा बी, मुख्य पुस्तकालय में केंद्रीय रूप से। 25 नंबर देखते हैं, किस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में पुस्तकालय विस्तार सेवा एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है? 25 का हो जाएगा बी, सर्व साक्षरता अभियान। यहाँ पर आंसर भी दिया गया। चलिए आप देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 नंबर क्या है? तो चैप्टर नंबर 12 में है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ज्ञान किसी भी देश, समाज या व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति है। बौद्धिक संपदा भौतिक संपदा की तरह ही एक संपत्ति है। परिभाषा, बौद्धिक संपदा मुख्य रूप से मानव निर्मित संपदा होती है जो भौतिक रूप से अदृश्य होती है। इसे समझने और मूल्यांकन करने के लिए विशेष बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्षेत्र, यह साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों से संबंधित हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजें, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, सेवा चिन्ह और व्यावसायिक नाम शामिल है। प्रकार, अध्ययन की दृष्टि से बौद्धिक संपदा को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उद्योग संबंधी बौद्धिक संपदाएं, इसके अंतर्गत पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक पहचान और एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन आते हैं। आगे देखते हैं कॉपीराइट, इसके तहत साहित्यिक, कलात्मक कार्य जैसे उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म, संगीत, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्ति और वास्तुशिल्प डिजाइन आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमागी उपयोग से की गई रचनाओं के लिए दिए गए अधिकार हैं। ये अधिकार आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित समय के लिए उसकी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देते हैं। आवश्यकता और महत्व देखते हैं। मानवता की प्रगति और भलाई के लिए प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्यों को बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, नई रचनाओं की कानूनी सुरक्षा आगे के नवाचार के लिए आंतरिक संसाधनों को प्रोत्साहित करती है। यह आर्थिक विकास को गति देता है, नई नौकरियों और उद्योग बनाता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। संरक्षण अवधि, पेटेंट के मामले में यह अवधि आमतौर पर 20 वर्ष होती है। साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के बाद न्यूनतम 50 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट पढ़ते हैं। पेटेंट एक आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। यह व्यक्तियों को उनकी रचनात्मकता को पहचानने और उनके विपणन योग्य आविष्कारों के लिए पुरस्कार की संभावना प्रदान करके प्रोत्साहन देता है। पेटेंट संरक्षण का अर्थ है कि आविष्कार को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना व्यावसायिक रूप से बनाया, उपयोग और वितरित या बेचा नहीं जा सकता। पेटेंट मालिक दूसरों को अपने आविष्कार का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे सकते हैं या अधिकार बेच सकते हैं। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद सुरक्षा समाप्त हो जाती है और आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में आ जाता है। भारत में पहला पेटेंट कानून 1856 में बना जो 1852 के ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित था। नया पेटेंट कानून 1970 में बना और 20 अप्रैल 1972 में से लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कॉपीराइट
भारत में कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट इन इंडिया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कॉपीराइट कानून 1911 को संशोधनों के साथ 1914 में भारत में लागू हुआ। ब्रिटिश कॉपीराइट कानून 1956 के आधार पर भारत में नया कानून 21 जनवरी 1958 से लागू किया गया। 1992 में कानून में संशोधन किया गया और सृजनकर्ता को अपने जीवन काल के बाद 60 वर्षों तक रॉयल्टी का अधिकार दिया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार और पुस्तकालय। पुस्तकालयों में सूचना तक पहुंच को बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक विचारणीय विषय है। पुस्तकालयों ने खुली लाइसेंसिंग, मुफ्त सॉफ्टवेयर और नए प्रकाशनों के वितरण में सक्रिय रुचि दिखाई है, जो सूचना निर्माता के अधिकारों का सम्मान करते हुए विचारों को व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पुस्तकालय आंदोलन के विचारों के समान है। सेंसरशिप के बारे में जानते हैं। परिभाषा। सेंसरशिप भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन है जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स या अन्य समूहों द्वारा आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील या असुविधाजनक माना जा सकता है। स्व सेंसरशिप। जब कोई लेखक या निर्माता स्वयं अपने काम या भाषण को सेंसरशिप करता है तो उसे स्व सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप के प्रकार। पुस्तक सेंसरशिप। पुस्तकों पर राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिल्म सेंसरशिप। विभिन्न देश अलग अलग स्तरों पर फिल्मों को सेंसर करते हैं। चीन एक साल में केवल 34 विदेशी फिल्मों को मंजूरी देता है। संगीत सेंसरशिप। यह राज्यों, धर्मों, शैक्षणिक व्यवस्थाओं आदि द्वारा लागू की जाती है। मैप्स नक्शा सेंसरशिप। यह अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। छवियां सेंसरशिप। आपत्तिजनक समझी जाने वाली तस्वीरों और पेंटिंग्स को नष्ट करने का आदेश दिया जा सकते हैं। इंटरनेट सेंसरशिप। इंटरनेट पर प्रकाशन या सूचना तक पहुंच का नियंत्रण या दमन। चलिए अब मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा को मुख्य रूप से किन दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपका 1 का हो जाएगा बी, उद्योग संबंधी और सृजन संबंधी। बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 2 का आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 27 में। बर्न कन्वेंशन 1886 किसके संरक्षण से संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा आपका बी, साहित्यिक और कलात्मक कार्य। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। भारत में 1992 के संशोधन के अनुसार लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? तो आपका 4 का डी, 60 वर्ष तक। किसी आविष्कार के लिए दिया गया अन्यथा अधिकार एक्सक्लूसिव राइट क्या कहलाता है? तो 5 का हो जाएगा आपका सी, पेटेंट। सामान्यतः एक पेटेंट की सुरक्षा अवधि कितनी होती है? तो आपका 6 का हो जाएगा बी, 20 वर्ष। भारत में नया पेटेंट कानून 1970 किस तिथि से लागू हुआ? तो 7 का हो जाएगा सी, 20 अप्रैल 1972 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। भाषा, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन जिसे आपत्तिजनक या हानिकारक माना जा सकता है क्या कहलाता है? तो 8 का आपका हो जाएगा बी, सेंसरशिप। जब कोई लेखक या निर्माता स्वयं अपने काम को सेंसर करता है तो उसे क्या कहते हैं? 9 का सी, स्व सेंसरशिप। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो किन 2 प्रमुख सम्मेलनों का प्रबंधन करता है? तो 10 का हो जाएगा ए, पेरिस और बर्न कन्वेंशन। भारत में पहला भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष बना? तो 11 का हो जाएगा डी, 1856 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 का। निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक संपत्ति का एक उदाहरण है? तो 12 का हो जाएगा सी, ट्रेडमार्क। निम्नलिखित में से क्या सृजन संबंधित बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? तो 13 का हो जाएगा आपका बी, संगीत रचना। स्वतंत्रता के बाद भारत में कॉपीराइट कानून कब लागू हुआ? तो 14 का हो जाएगा सी, 1958 में। पेटेंट मालिकों को उनका आविष्कारों के लिए क्या प्रदान करता है? तो 15 का हो जाएगा सी, सीमित अवधि के लिए संरक्षण। गूगल मैप्स द्वारा कुछ क्षेत्रों का धुंधला या काला कर देना किस प्रकार के सेंसरशिप का उदाहरण है? तो 16 का हो जाएगा आपका डी, मैप्स नक्शा सेंसरशिप। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन के विचारों को किस आंदोलन के साथ माना गया है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, पुस्तकालय आंदोलन। बौद्धिक संपदा का वो प्रकार जो किसी उत्पाद के मूल स्थान को दर्शाता है, जैसे बनारसी साड़ी, क्या कहलाता है? तो 18 का आपका हो जाएगा डी, भौगोलिक पहचान, जियोग्राफिकल इंडिकेशन।
भारत में पेटेंट व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिए न्यायमूर्ति अयंगर ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया? तो 19 का हो जाएगा आपका बी 1959 में। किस प्रकार के सेंसरशिप में सेंसर किए गए ग्रंथ को फिर से लिखा जा सकता है? तो 20 का हो जाएगा आपका बी क्रिएटिव सेंसरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद और उसके बाद आविष्कार की स्थिति क्या होती है? तो 21 का हो जाएगा बी वह सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया प्रस्तुति किस प्रकार की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं? तो 22 का हो जाएगा बी सृजन संबंधी। किस देश के कानून में विदेशी फिल्मों के वितरण पर संख्यात्मक सीमा जैसे प्रतिवर्ष 34 फिल्में लगाई गई है? तो चीन के द्वारा। पुस्तकालयों द्वारा ओपन लाइसेंसिंग और मुफ्त सॉफ्टवेयर में रुचि दिखाई का क्या कारण है? तो 24 का हो जाएगा बी सूचना तक व्यापक पहुंच प्रदान करना। 25 नंबर 1911 का भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन कानून किस देश के कानून पर आधारित था? तो आपका 25 का हो जाएगा डी ब्रिटिश कानून। आंसर भी दिया गया। इसी के साथ से आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।